सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग के साथ साथ हम 3 क्वेश्चंस करेंगे, इंक्लूडिंग द मीनिंग। हम 3 चीजें एक साथ कवर कर लेंगे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड द अकाउंटिंग प्रोसेस। 3 चीजें एक साथ, क्योंकि तीनों इंटर रिलेटेड है। मीनिंग आपको समझ आ ही नहीं सकता अनलेस यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड वंस यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, आपका अकाउंटिंग प्रोसेस भी ऑटोमेटिकली साथ ही कवर हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन मीनिंग आपको तब तक समझ नहीं आ सकता जब तक आपको क्या ना अंडरस्टैंड कर पाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो लेट्स जस्ट रीड द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फिर मैं कराऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन आई विल कम बैक टू द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, एंड देन व्हेन आई कम बैक टू द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तब आपको पता चलेगा कि अब तो बहुत इजी हो गया ये। उससे पहले आधी से ज्यादा चीजें समझ भी नहीं आएंगी कि कहना क्या चाहते हैं, अभी पता चल जाएगा। Accounting is a systematic process of recording. Accounting is a systematic process of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transactions and communicating the results to the users thereof. Accounting is a systematic process of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting. What are you recording, classifying, summarizing, and analyzing? The financial transactions, the transactions related to the business, the financial transactions, and eventually क्या करेंगे? We will communicate it with the users of the financial information. तो डाउट आएगा कि ये यूजर्स कौन है? यूजर्स ओनर ऑफ द कंपनी हो सकता है, यूजर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी हो सकते हैं, यूजर्स बैंक हो सकते हैं जिन्होंने आपको लोन्स दे रखे हैं, यूजर्स इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, यूजर्स गवर्नमेंट हो सकती है जिन्होंने चेक करना है कि आप अपना टैक्स टाइमली पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं। तो यूजर्स बहुत सारे हो सकते हैं, यूजर्स पे एक पूरा सेगमेंट अलग है, हु आर द डिफरेंट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि इंटरनल यूजर्स कौन है, एक्सटर्नल यूजर्स कौन है। तो इंटरनल यूजर्स तो ओनर्स और एम्प्लॉइज ही हो गए, एक्सटर्नल यूजर्स बाहर वाले हो गए। बट मैं कह रहा हूं कि ये पूरा एक इलैबोरेटेड टॉपिक डिस्कस होगा, हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बट ये कहाँ यूज हो रहा है? लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि जब सब कुछ हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, समराइजिंग हो गई, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, सब कुछ हो गया, अब आप इस रिजल्ट को कम्युनिकेट कर सकते हैं किसके साथ? डिफरेंट यूजर्स के साथ। अभी मुझे ना तो रिकॉर्डिंग का मतलब पता है, मुझे कोई मतलब नहीं पता, अभी मतलब तो मैं अभी एक एक करके सारे बताऊंगा, अभी बस हम सुन रहे हैं कि क्या होती है ये अकाउंटिंग। द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड ओनर्स। ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स कौन होते हैं? एनी आइडिया? कोई भी बता सकता है क्रेडिटर्स कौन होते हैं? आपके लिए नई टर्म है, 99% टर्म्स आपके लिए न्यू होंगी, तो नहीं पता तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि नहीं पता, क्योंकि किसी को भी नहीं पता, सिर्फ उसको पता होगी जो ऑलरेडी पढ़ चुका है। क्रेडिटर्स, ओके, वेरी गुड, ओके। क्रेडिटर्स क्या होती है? हमारी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? व्हाट वी ओ, व्हाट वी ओ, जो हमने बाहर वालों के पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर्स एक तरह की लायबिलिटी होती है। ये तो हो गया उसकी कैटेगरी। मीनिंग क्या है? द अमाउंट दैट वी ओ टू outsiders because of credit purchases, because of
क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस मतलब आपने क्रेडिट पे कुछ सामान खरीदा, मैंने आपसे क्रेडिट पे कुछ सामान खरीदा, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो मैंने आपसे 1 लाख रुपीस की स्टेशनरी खरीदी क्रेडिट पे, क्रेडिट पे मतलब मैंने आपके अभी पैसे नहीं दिए, तो मेरी बुक्स में जब मैं वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहूंगा तो आप किस कैटेगरी में आएंगे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर द पीपल to whom we owe money, to whom we owe money. Why? Because of credit purchases. Creditors ने हमें लोन नहीं दिया था, क्रेडिटर्स ने हमें लोन नहीं दिया था, सामान दिया था क्रेडिट पे। तो जब आप लोन लेते हैं तो लोन एक अलग कैटेगरी होती है। क्रेडिटर्स कौन है? जिनके साथ आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपने सामान खरीदा था क्रेडिट पे। है लायबिलिटी, आपने उनके पैसे देने हैं, बट किस बात के? आपने उनसे पैसे नहीं लिए उधार, आपने सामान लिया हुआ है। अगर मैं आपसे लोन ले रहा हूं तो लोन एक सेपरेट कैटेगरी में आएगा। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? पीपल और द बिजनेस एंटिटीज टू हुम वी ओ मनी। किस बात की? ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस, हमने उनसे क्रेडिट पे सामान खरीदा था। बट ये सब कहाँ का कंसेप्ट है? ये तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में डिटेल में आएगा। अभी समझ आया कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्यों जरूरी होगा पहले ढंग से करना, कुछ भी करने के लिए आएगा। बट जो जो टर्म्स आती रहेंगी मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, जो जरूरी होगी आगे का काम समझने के लिए। तो ये जो मैंने डेफिनेशन लगाई है, लिखिए द अमाउंट दैट वी ओ टू आउटसाइडर्स बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेजेस, ये लाइबिलिटीज की डेफिनेशन है या क्रेडिटर्स की? गुड, ये क्रेडिटर्स की डेफिनेशन है। लाइबिलिटी तो मैंने बस आपको ये बताया कि क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज की कैटेगरी में आते हैं। क्रेडिटर्स क्या है? हमारी लाइबिलिटी। हमारी लाइबिलिटी, बिजनेस एंटिटी की लाइबिलिटी क्या होती है? जो हमने बाहर वालों के पैसे देने हैं। अब बाहर वालों के पैसे तो मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकते हैं। हो सकता है मैंने क्रेडिट पे सामान खरीदा हो सकता है मैंने उनसे लोन ले रखा हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग हो सकता है टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग हो। तो लाइबिलिटीज तो बहुत सारी तरीके की हो सकती हैं। अभी हमने कौन सी डिस्कस करी? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स। Users of accounting information include owners, creditors, bank, financial institutions, employees, government, etc. It gives information. किसकी बात हो रही है? Accounting. Accounting gives information available on the resources available. हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, कितना क्या कैश बैलेंस है, क्या बैंक बैलेंस है, कितना स्टॉक में सामान पड़ा हुआ है, क्या क्या रिसोर्सेज है बिजनेस रन करने के लिए। How the available resources have been employed. कहाँ कहाँ आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। And the results achieved by their use. Results achieved मतलब profit हुआ या loss। It shows the profit earned or loss incurred during the accounting period. Value and nature of assets, liabilities, owner's equity. Too many new terms. Too many new terms. तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको अभी terms के पीछे नहीं भागना। जहां जहां जो जो term की बात आएगी मैं आपको खुद एक्सप्लेन करूंगा। ओके? अभी बस हमें पता नहीं चाहिए कि अकाउंटिंग से क्या होता है। इट टेल्स अस अबाउट द रिसोर्सेज अवेलेबल, कि हमारे पास क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। इट टेल्स अस वेयर द रिसोर्सेज हैव बीन इन्वेस्टेड एंड नेट रिजल्ट, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एसेट्स पे पूरी 15-20 मिनट की डिस्कशन होगी, लाइबिलिटीज पे पूरी 15-20 मिनट की डिस्कशन होगी, कैपिटल पे पूरी 15-20 मिनट की डिस्कशन होगी। इतनी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अभी नहीं करना चाहूंगा, ठीक है ना? जब वो टर्म कराऊंगा तब करना चाहूंगा। अभी बस आइडिया दे रहा हूं, अभी बस आइडिया दे रहा हूं। ध्यान से देखना, अभी बस आइडिया दे रहा हूं, ये आगे बहुत डिटेल में होने वाली है। एसेट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट वी ओन। हमारे क्या क्या है हमारे पास? फॉर एग्जांपल हमारा कैश और बैंक बैलेंसेस, ये होते हैं हमारे एसेट्स। हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, घर की वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये होते हैं एसेट्स। मोटर व्हीकल, फर्नीचर एटसेट्रा। बस आइडिया दे रहे हो। अभी एसेट्स क्या होते हैं? व्हाट यू ओन। आपका पास अपना क्या क्या है। आपके पास घर है, उसकी वैल्यू क्या है। आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है, उसकी वैल्यू क्या है। आपका लैपटॉप भी आपका एसेट, आपका मोबाइल फोन भी आपका एसेट है। व्हाट यू ओन। जितनी भी बातें हो रही हैं
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, जितनी भी बातें हो रही हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। तो एसेट्स व्हाट यू ओन। लायबिलिटीज क्या होती हैं, व्हाट वी ओ, जो हमने बाहर वालों के पैसे देने हैं। तो एग्जाम्पल लोन्स एंड बोरोइंग्स। अब मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ क्रेडिटर्स, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं वो यूज करूंगा जो मैं आपको बता चुका हूँ या जो आपको समझ आएगा। तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग इतना तो समझ आएगा, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना, लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है। क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं मोक्ष, इसका मीनिंग क्या होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जनरल मीनिंग कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 50,000, इसका मतलब क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है। और नहीं पता तो बड़ी जल्दी बोल सकते हैं कि सर नो आइडिया, ठीक है ना। ट्राई करना है करेंगे, नहीं आता तो, क्योंकि अभी तो मैंने बताया ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कि अभी तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं, तो अभी मैं आपसे कुछ पूछूंगा अभी, तो वो जनरल मीनिंग होगा, एक्चुअल मीनिंग तो आपको बताया ही नहीं मैंने। तो आपको नहीं पता तो आप बोल सकते हैं कि नहीं पता। एनीवन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, bills that we, very good, perfect answer. Expenses due but not yet paid, expenses due but not yet paid. Example, electricity expenses outstanding, बिजली का बिल तो आ गया, बिल तो यूज होने के बाद ही आएगा ना, बट आपने अभी बिल पे नहीं करा। टेलीफोन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, आपका टेलीफोन का बिल तो आ गया बट आपने अभी पे नहीं करा। तो लाइबिलिटीज का मीनिंग क्लियर है, the amount which we owe to outsiders, the amount which we owe to outsiders. Assets what we own. तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल also known as the net worth, capital net worth, assets minus liabilities, assets minus liabilities. आपके पास टोटल एसेट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल एसेट्स एनी फिगर, क्या आपके पास कुछ भी इमेजिनरी फिगर, क्या आपके पास टोटल एसेट्स कितने हैं, वैल्यूएशन 10,000 करोड़, 10 करोड़, ठीक ठीक लगा लो ना, जब हमने एस्टिमेट ही करना तो बड़ा करो। एसेट्स 10 करोड़, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब व्हाट यू ओ, कि हो सकता है ना आपने प्रॉपर्टी तो है बट लोन ले रखा है, उसमें से कुछ कार तो है बट हो सकता है कुछ लोन ले रखा हो। आपने बाहर वालों के कितने पैसे देने हैं, एस्टिमेटेड फिगर, बस कोई बात नहीं। एसेट्स 10 करोड़ और लाइबिलिटीज आपकी सिर्फ 50 लाख। तो अब मैं पूछूं कि अच्छा फिर आपकी नेटवर्थ कितनी हुई, आपकी कैपिटल कितनी हुई, नेटवर्थ। तो नेटवर्थ होती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, 10 करोड़ माइनस 0.5 करोड़, तो आपकी नेटवर्थ हो गई 9.5 करोड़। तो अब हम सुनते रहते ना एलोन मस्क की नेटवर्थ क्या है, 250 बिलियन, या कम होती जा रही है, मतलब चेंज होती है ना, एवरी डे इट इज चेंजिंग, व्हाई, क्योंकि उनके स्टॉक के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। मुकेश अंबानी की 100 बिलियन प्लस है, तो नेटवर्थ सुनी तो बहुत बार होगी कि इसकी नेटवर्थ इतनी है, इसकी नेटवर्थ इतनी है, लेकिन अब आपको समझ भी आना चाहिए कि नेटवर्थ अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट होता है, व्हाट यू ओन माइनस व्हाट यू ओ टू आउटसाइडर्स। कभी समझ आया ना नेटवर्थ का मीनिंग क्या होता है, उसको यहाँ पे हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का आगे जाके हम मीनिंग पढ़ेंगे, उसका लिटरल मीनिंग होता है द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ओनर ने अपना कितना पैसा लगा रखा है बिजनेस में। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, उसका उसके पास अपना कितना पैसा है, अपना कितना, क्योंकि मेरे पास एसेट्स तो 10 करोड़ के हैं बट क्या पता उसमें से 4 करोड़ तो लोन्स है मेरे, तो 10 माइनस 4, तो आपकी कैपिटल या नेटवर्थ हो गई 6 करोड़। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लायबिलिटीज, तो हम कौन सी लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, व्हाट वी ओ टू आउटसाइडर्स, व्हाट वी ओ टू, व्हाट वी ओ टू आउटसाइडर्स, हमने बाहर वालों के क्या पैसे देने।
अभी ये होगा कि मैं एक पैराग्राफ सुना रहा हूं बट उसमें इतनी सारी टर्म्स आ जाएंगी जो आपको मतलब ही नहीं पता, बट अगर मतलब नहीं पता होगा तो अगेन आप इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे, जो कि अगले दिन तक भूल चुके होंगे कि सुना ही क्या था। लेकिन अगर मीनिंग क्लियर होगा तो रिटेंशन कहीं ज्यादा होगी। बट धीरे 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 आराम आराम से। accounting, it shows the profit earned or loss incurred during the accounting period, value and nature of assets, आप क्या क्या ओन करते हैं, नेचर ऑफ एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, नेचर, वैल्यू, उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, लाइबिलिटीज, आपने बाहर वालों के पैसे कितने देने हैं, ओनर्स इक्विटी, ओनर ने कितना पैसा बिजनेस में डाला हुआ है, ऑल्सो नोन एज कैपिटल, ऑल्सो नोन एज नेट worth. One of the most three important terms: assets, liabilities और capital. बट अभी भी हमें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग समझ आया नहीं होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं क्लासिफिकेशन क्या है, समराइजिंग क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है, नहीं। तो अभी तो बस हमने एक बारी रीड करा है, लेकिन नेक्स्ट चीज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद मैं फिर आऊंगा किस पे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पे। फिर मीनिंग आपको ऐसा आता होगा कि पूरे साल आपसे कभी भी कोई भी पूछ ले तो आप सिर्फ बता ही नहीं पाएंगे, उसको समझा कि बेटा आप बैठ सर समझाता हूं तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ओके, मजा उसी में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, इसी पे बेस्ड है पूरा का पूरा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, इसी पे बेस्ड है पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस। तो चलो ये थोड़े बहुत शौक है, कलर चेंज होते रहेंगे बीच बीच में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन। अब मेरे को अकाउंटिंग करनी है तो क्या मैं फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस के डीसीसी के अकाउंट्स बना रहा हूं, तो क्या मैं सारी ट्रांजैक्शंस बुक्स में दिखाऊंगा या सिर्फ वही जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है? क्योंकि अगर आप बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना चाहते हो तो स्टेप 1 क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आप ये तो आइडेंटिफाई करो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या है। अब मैंने अपने कोचिंग सेंटर के लिए लैपटॉप खरीदा, इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? यस। मैंने अपने घर में अपनी वाइफ के लिए लैपटॉप खरीदा, इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? नो। मैंने कोचिंग सेंटर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? यस। मैंने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? नो। तो सबसे पहले तो क्या होगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कौन सी ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकती हैं। आपने मुझे फीस दी, इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मैंने आपको होमवर्क दिया, इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? नो, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आप होमवर्क करके नहीं आए तो आपको प्यार से चाटा पड़ा, इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? कैन इट अफेक्ट माय बिजनेस? इट कैन अफेक्ट माय बिजनेस। हो सकता है कि अगली बार वापस ही ना आए, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद बाकी सारे अपना होमवर्क टाइमली करके आए, कुछ भी हो सकता है। तो इज दैट event now, that is an event, it is not a business transaction but it is an event, is it related to the business? होमवर्क ना करने पे राघव को चांटा पड़ा प्यार से, हल्का सा। तो इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? नो, इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। It can affect my business, it can affect my business, but can this event be measured in terms of money? No. मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ गुड, कैन इट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? नो। फीस अगर फिक्स हो गई, अब मैं अच्छा पढ़ाऊं या मैं बेकार पढ़ाऊं, पैसे तो उतने ही देने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि ये लो सर 500 रुपए और मजा आ गया आज, ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं है। तो क्या क्वालिटी ऑफ गुड, क्वालिटी ऑफ सर्विस, कैन इट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? हम बर्गर खा रहे हैं, बर्गर टेस्टी था या बेकार था, जो प्राइस फिक्स्ड है वो तो चेंज नहीं होगा। प्रियल,
क्या क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ सर्विस, कैन इट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी? नो। तो आइडेंटिफिकेशन में हमें क्या क्या देखना है? स्टेप वन इज आइडेंटिफिकेशन। तो हमें आइडेंटिफिकेशन में देखना है कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर की है। तो दो चीजों का ध्यान देखना है कि पहले तो क्या वो ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, दूसरा क्या वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकती है। अगर दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तो यस, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो स्टेप वन क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन। क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस से रिलेटेड है और क्या वो मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकती है या नहीं। Accounting records only those transactions and events which can be measured in terms of money. This involves identifying transactions and events that are a part of economic activity. तो economic activity होनी चाहिए कि related to the business, and it should be measurable in terms of money. For example, purchase of raw material, sale of finished goods. Purchase और sale business के related है, transaction record हो सकती है, monetary terms में measure हो सकती है। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, समझ आ गया? हो गया आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप है मेजरमेंट। नेक्स्ट स्टेप है मेजरमेंट। आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, तो सेकंड स्टेप है मेजरमेंट। रिलेटेड है, मेजरमेंट मतलब आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कोचिंग सेंटर के लिए 20 टेबल्स खरीदे। क्या खरीदे? 20 टेबल्स। तो टेबल खरीदे, वो किस कैटेगरी में जाता है? फर्नीचर। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैंने 20 टेबल्स खरीदे, एक टेबल लेट अस अज्यूम 1000 का था, तो 20 टेबल 20,000 के हो गए। तो आपके अकाउंट्स में 20 टेबल लिखा आ रहा होगा या फर्नीचर 20,000 रुपीज ये लिखा आ रहा होगा? क्वेश्चन है अभी मैंने कोचिंग सेंटर के लिए 20 टेबल्स खरीदे, एक टेबल 1000 रुपीज का, तो 20 टेबल हो गए 20,000 के। तो मेरी अकाउंट्स में क्या लिखा आ रहा होगा? 20 टेबल्स या फर्नीचर ₹20,000। फर्नीचर ₹20,000। तो सेकंड स्टेप वो है मेजरमेंट, कि जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर करो कि वैल्यू अटैच्ड कितनी है। क्वांटिटी में नहीं बनते अकाउंट्स, वैल्यू में बनते हैं। तो अगर दिखा भी कभी देखेंगे भी कि किसी कंपनी का सेल्स कितना है, टर्नओवर सुना ना टर्म, इस कंपनी का टर्नओवर कितना है, सेल्स को ही टर्नओवर बोलते हैं कि सामान जो बेचा उसकी वैल्यू क्या है। तो वो वैल्यू की बात करते हैं, 200 करोड़, 100 करोड़, 5 करोड़, वो वैल्यू में बात कर रहे हैं। वो ये नहीं बोलेंगे कि 50 किलो आटा बेचा, 10 किलो ये बेचा, 50, नो, वैल्यू में बात हो। तो सेकंड स्टेप इज मेजरमेंट, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। आपने आइडेंटिफाई कर ली थी कि हाँ वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, हाँ वो मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकती हैं, तो कर लो मेजरमेंट। Financial transactions and events are measured in terms of money. An event which cannot be measured in terms of money is not recorded in the books of account. For example, event like caliber or quality of management, quality of staff, quality of goods, और अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर। मैंने किसी की अपॉइंटमेंट करी है, सैलरी दे रहा हूं, दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अपॉइंटमेंट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। अपॉइंटमेंट, मैनेजर ने रिजाइन करा, इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? कैन इट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी? नो, it will not be recorded in the books. Resignation by an employee or a manager, it is not a business transaction. ठीक है ना? अब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे बोलेंगे? समथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, समथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्ट मतलब ही क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फंड्स, की ट्रांजैक्शन हुई है इन दोनों के बीच में, किसी ने किसी को पैसे दिए, उसको बोलते हैं इवेंट। उसको क्या बोलते हैं? इवेंट। एक इवेंट हुआ है, किसी की अपॉइंटमेंट, वो इवेंट है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। किसी की रेजिग्नेशन, वो इवेंट है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड, अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। बात समझ आई? स्टेप वन आइडेंटिफिकेशन। क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? पहली चीज बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं, दूसरा मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकती है कि नहीं। आइडेंटिफिकेशन हो गई। सेकंड मेजरमेंट, कह रहा हो गया आइडेंटिफाई,
अब उसको मेजर करो मॉनेटरी टर्म में। कह रहे क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मेजर नहीं हो सकती? क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, एफिशिएंसी, ये सब नहीं हो सकती, तो इसीलिए बुक्स में नहीं दिखाते। आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट हो गया। अब एक्चुअल अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी तो बस आप ये देख रहे थे कि अच्छा कौन सी ट्रांजैक्शन है जो बुक्स में दिखानी है, किस किस वैल्यू पे है, हो गया ये सब। तो चलो अब प्रोसेस शुरू करते हैं। एक्चुअल प्रोसेस में पहला स्टेप क्या होता है? थियोरेटिकली जब आएगा डिफाइन द अकाउंटिंग प्रोसेस, तो स्टेप 1 इज आइडेंटिफिकेशन, स्टेप 2 इज मेजरमेंट। लेकिन अब एक्चुअल प्रोसेस शुरू हो रहा है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होगा? जब पहली बार फर्स्ट टाइम आप ट्रांजैक्शंस को बुक्स में एंटर कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग, when the transactions are recorded, entered in the books for the first time। जिस बुक में रिकॉर्ड होते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं उसको? जर्नल। जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, जर्नल। तो रिकॉर्डिंग का मतलब when the transactions are entered in the books for the first time, the process is called recording। रिकॉर्डिंग होती कहां पे है? रिकॉर्डिंग, उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स सब डिविजन ऑफ जर्नल होता है। तो क्या नाम है बुक का जहां पे रिकॉर्डिंग हो रही है? जर्नल। जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स सब डिविजन ऑफ जर्नल है। अभी बस हमें नाम पता होना चाहिए। पूरा चैप्टर है जर्नल, पूरा चैप्टर है सब्सिडरी बुक्स पार्ट 1, सब्सिडरी बुक्स पार्ट 2। तो अभी बस नाम सुन सकते हैं, कैसे बनेगा वो तो पूरा एक चैप्टर है। Recording. Accounting is an art of recording business transaction in the books of accounts. Recording is the process of recording business transactions of financial character, that is transaction measured in monetary terms, in the books of original entry, in the books of original entry। बुक का नाम क्या है? जर्नल। बुक का नाम क्या है? जर्नल। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों बोलते हैं उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन इसी में एंटर होती है, फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन जर्नल में ही एंटर हो रही है। रिकॉर्डिंग, एंटरिंग द बुक्स, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स। कौन सी बुक्स का नाम क्या है? जर्नल, ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं? फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन एंटर हो रही है बुक्स में, इसलिए बोलते हैं ओरिजिनल। इससे पहले अभी कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई थी, कहीं एंटर नहीं हुई थी, सिर्फ आइडेंटिफाई हुई थी। रिकॉर्डिंग डन। अब आप रिकॉर्ड करते जा रहे हो। आपका लेट अस अज्यूम एक मिठाई की दुकान है, ठीक है ना, आपकी गोपाला स्वीट्स है। तो रिकॉर्डिंग डेली पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शन होती होंगी, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। आप रोज रिकॉर्ड तो करे जा रहे हो, एंटर करते जा रहे हो। तो आपके पास पूरे साल का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, एक एक ट्रांजैक्शन है। बट क्या उस रिकॉर्ड से मैं पूछूं, अच्छा बेटा ये बताओ कि आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई, बता सकते हो? बता तो सकते हो, बट बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। अच्छा 1 अप्रैल पे कितनी हुई थी, एक एक करके टिकिंग होगी। फिर 2 अप्रैल पे कितनी, बहुत ही टीडियस प्रोसेस है और हो सकता है उसमें कोई गलती हो जाए। तो जर्नल से आप टोटल सेल्स नहीं बता सकते डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बता सकते। प्रॉफिट बता सकते हो? जब सेल्स ही नहीं बता सकते तो प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। प्रॉफिट तो तब होगा कि अच्छा टोटल खर्चे कितने थे, टोटल रेवेन्यू कितना था, तब जाके कहीं इनकम और प्रॉफिट निकलेगा। तो प्रॉफिट तो बहुत ही दूर की बात है, आप टोटल सेल्स भी नहीं बता सकते। अगर मैं पूछूं अच्छा ये बताओ कि टोटल सैलरीज कितनी पे करी अपने एम्प्लॉइज को, तो क्या जर्नल से बता सकते हो सैलरीज कितनी पे करी? कैसे बताएंगे जर्नल से? बिजनेस एंटिटी हमने रिकॉर्ड तो करा होगा, बट किस पेज पे करा होगा आपको क्या पता। तो आपको फिर एक एक करके, अच्छा 1 अप्रैल पे कोई सैलरी तो नहीं थी, 2 पे कोई तो नहीं थी, ऐसे तो 365 डेज के अकाउंट्स देखने पड़ेंगे कि किस किस दिन आपने सैलरी पे करी, तब जाके आप बता पाएंगे सैलरी कितनी है। तो मेरा क्वेश्चन फिर से वही है कि क्या जर्नल से आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं कि आपकी सैलरीज कितनी है? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्या टेलीफोन एक्सपेंसेस का बिल बता सकते हैं? तो आप नहीं बता सकते। कह रहा फिर ये बनाया क्यों था? कह रहा इसलिए बनाया था कि हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड हो। इसके बाद कुछ और स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ेंगे।
तो नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। एक जैसी ट्रांजैक्शन को सब एक ही जगह दिखा दो। सेल्स को सारी सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, परचेजेस को सारी परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, सैलरीज को सारी सैलरीज अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो जैसे से ट्रांजैक्शन आ रही है, आपने डे 1 पे कुछ सेल्स थी, उनको सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कोई सैलरी पे करी, उसको सैलरीज अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। तो जब आप सेल्स अकाउंट बनाएंगे, अभी क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग या क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, रिकॉर्डिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। एक आइटम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन सबको एक साथ कंसोलिडेट कर दिया जाता है। जिस बुक में कंसोलिडेट कर दिया जाता है उसको बोलते हैं लेजर। तो जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर। तो सेल्स का लेजर अकाउंट, लेजर बुक का नाम है, उसमें सेल्स अकाउंट अलग बनेगा, परचेज अकाउंट अलग बनेगा, कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, सैलरीज अलग, टेलीफोन एक्सपेंसेस अलग, सबका अलग अलग अकाउंट बनेगा। तो अब मैं पूछूं, अच्छा बताओ टोटल सेल्स कितनी है? आप सेल्स अकाउंट देखोगे और बता दोगे, क्योंकि उसमें सारी सेल्स आ रही है, उसका टोटल दिख रहा है। तो क्या लेजर से किसी एक आइटम का टोटल पता चल सकता है? उसका पर्पस ही यही था कि उस आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कितनी हैं हमारे पास। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। पर्पस समझ आया? ताकि एक आइटम से रिलेटेड टोटल ट्रांजैक्शन कितनी है वो एक जगह पे आ जाए, उनका टोटल वैल्यू कितना था वो हमें पता चल जाए। तो बेटा अमल, क्या लेजर से प्रॉफिट निकल सकता है? यस और नो? वेरी गुड। लेजर से प्रॉफिट नहीं निकल सकता। लेजर से प्रॉफिट नहीं निकल सकता। लेजर से एक एक आइटम का टोटल निकल सकता है। अभी उसके बाद आपको फर्दर प्रोसेसिंग अभी और करनी है, अभी फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। तो अभी हम किस स्टेप पे हैं? क्लासिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग transactions or entries of one nature, similar transactions at one place. The transactions recorded in the journal or the subsidiary books. अब यहां तो इन्होंने बोला नहीं, यहां पे इन्होंने क्या बोला? रिकॉर्डिंग कहां हो रही है? जर्नल। लेकिन मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डिंग जर्नल में भी हो सकती है या फिर किस में होती है? सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स और कुछ नहीं, सब डिविजन ऑफ जर्नल ही है, बस बुक का नाम है सब डिविजन ऑफ जर्नल। आगे जाके देखेंगे हम कि सब्सिडरी बुक में कैश बुक अलग बनती है, परचेज बुक अलग बनती है, सेल्स बुक, वो मेरे अभी किसी काम का नहीं है, वो जब आएगा मैं तब आपको बताऊंगा ना। अभी आपके काम का क्या है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब एंटरिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स और कुछ नहीं, सब डिविजन ऑफ जर्नल है। कह रहे हो गई रिकॉर्डिंग। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल और द सब्सिडरी बुक्स आर क्लासिफाइड और पोस्टेड इन द मेन बुक ऑफ अकाउंट नोन एज लेजर। तो क्लासिफिकेशन कहां पे हो रही है? लेजर में। This book has individual account heads under which financial transactions related to that account, उस अकाउंट से रिलेटेड जो जो ट्रांजैक्शन है वो सारी एक जगह पे आ जाएंगे। दे आर पोस्टेड फ्रॉम जर्नल। तो जर्नल से ट्रांजैक्शंस लेजर में पोस्ट करी जाती हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। एक जैसी ट्रांजैक्शंस एक जगह पे दिखाना। कैसे दिखाते हैं? जर्नल में ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी, जर्नल से यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, उस ट्रांसफरिंग को पोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, राहुल्स अकाउंट इन द लेजर। अगर राहुल का कोई अकाउंट है लेजर में तो वो क्या बताएगा? राहुल से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन राहुल के अकाउंट में आ जाएंगी। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू with Rahul are posted in the Rahul's ledger account. It enables us to ascertain the amount due to Rahul or due from Rahul. अगर राहुल का अकाउंट आपने बनाया
तो राहुल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उस बुक्स में आ रही होंगी, तो आपको पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ द पीरियड आपने राहुल से पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं और कितना है। तो किसी भी लेजर से ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पूरे साल में कितनी थी, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर आइटम की ही इंफॉर्मेशन देगा। तो क्या, कौन कौन बैठा है ऑनलाइन? अक्षता, क्या लेजर से प्रॉफिट पता चल सकता है? नो सर। वेरी गुड, लेजर से प्रॉफिट नहीं पता चल सकता। लेजर से लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड पूरी समरी आ जाती है, उसका टोटल क्या है वो पता चल जाता है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कहाँ होती है? लेजर में। क्लासिफिकेशन कहाँ होती है? लेजर में। नेक्स्ट स्टेप है समराइजिंग, नेक्स्ट स्टेप है समराइजिंग। अब जाके कहीं आप अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंचेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अभी तक नहीं पता चला था, बट नेक्स्ट स्टेप आया समराइजिंग। अब आप समराइज कर रहे हो जो जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, क्लासिफाई हो चुकी हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड। अगर फाइनेंशियल पीरियड था 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2022, साल खत्म हो गया। अब आप जानना चाहते हैं कि इस साल हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, तो आप क्या कर रहे हैं? समराइजिंग। आप क्या कर रहे हैं? समराइजिंग। समराइजिंग 3 स्टेप्स में होगी, ध्यान से देखना। समराइजिंग 3 स्टेप्स में होगी। सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस और कुछ नहीं होता, it shows the closing balances, it shows the closing balances of all the ledger accounts, it shows the closing balances of all the ledger accounts at one place। एक पेज पे सारी समरी आ गई। अगर लेजर में क्या था? लेजर में सेल्स अकाउंट होगा, तो सेल्स अकाउंट क्या शो करेगा? सेल्स का लेजर अकाउंट क्या शो करेगा? किस किस दिन कितनी कितनी सेल्स हुई, सेल्स आ रही होंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ, और टोटल सेल्स कितनी हुई वो भी पता चल जाएगा, लेकिन सिर्फ सेल्स। सैलरीज अकाउंट क्या शो करेगा? किस किस दिन कितनी कितनी सैलरी थी और टोटल सैलरीज कितनी थी। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है? वो एक स्टेटमेंट होती है, सेल्स टोटल, परचेजेस टोटल, सैलरीज टोटल, वो सबके फाइनल फिगर्स बता देता है। तो ट्रायल बैलेंस लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस एक ही पेज पे सारे दिखा देता है। तो ट्रायल बैलेंस कुछ नया नहीं बता रहा, जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आप कर चुके हो उसको समराइज कर रहा है। क्योंकि सेल्स अकाउंट तो सारी सेल्स बता रहा है ना, कह रहे वो सब छोड़ो, ये बताओ टोटल कितनी है। कह रहे वो सेल्स के एंड में दिख रहा है, कह रहे ऐसे एक एक करके क्या सकता है एंड देखूं, आप मुझे इसकी समरी बना के दे दो ना। तो ट्रायल बैलेंस इज द समरी, ट्रायल बैलेंस इज द समरी। एक ही पेज पे आ जाएगा, आपकी टोटल परचेजेस कितनी है, आपकी टोटल सेल्स कितनी है, आपके पास टोटल फर्नीचर कितना है, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग की टोटल वैल्यू क्या है, सबके टोटल्स, क्लोजिंग बैलेंसेस। लेजर पूरे साल के ट्रांजैक्शन बताता है कि अच्छा 1 अप्रैल को इतनी सैलरी पे करी, 1 मई को इतनी, 1 जून को इतनी, वो पूरे साल के ट्रांजैक्शन दिखा रहा है और एंड में टोटल भी दिखा रहा है। अब जब मुझे समराइज करना है तो क्या मुझे किस किस दिन दी उससे फर्क पड़ता है? मुझे टोटल सैलरी से मतलब है, मुझे थोड़ा ना कि अच्छा अप्रैल में कितनी, मई में कितनी, जून में। मैं कह रहा हूं ये बताओ 21-22 में कितनी थी। आपने लैंड खरीदी 1 अक्टूबर को या 1 नवंबर को, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 31 मार्च को लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी ये बताओ। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है? समराइज करके बता देता है सबके सारे लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस। तो क्या कोई नई वैल्यू कैलकुलेट हुई इससे? क्या ट्रायल बैलेंस से कोई नई वैल्यू आई, कोई न्यू इंफॉर्मेशन आई? नो, वो इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी थी, आपने बस उसको समराइज करा है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आपको आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। क्या ट्रायल बैलेंस से अनुष्का प्रॉफिट और लॉस पता चल सकता है? अभी भी नहीं पता चल सकता। अभी भी उसमें तो कह रहा है, उसमें तो वही आ रहा है ना जो लेजर में आ रहा था, बस समराइज ही तो कर रहा है। अभी प्रॉफिट और लॉस अभी भी नहीं पता चल सकता। कह रहे आ गया वो टाइम, आ गया वो दिन जब आपको पता चले कि फाइनेंस प्रॉफिट और लॉस कैसे
निकल सकता है। तो मैं आपको और फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स also known as final accounts, also known as final accounts. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो पार्ट्स में बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो पार्ट्स में बनती है। अनुष्का, एनी आइडिया? दो पार्ट्स में बनती है। एक होती है इनकम स्टेटमेंट, एक होती है पोजीशन स्टेटमेंट। एक होती है इनकम स्टेटमेंट, एक होती है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी, किस साल हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना, लॉस हुआ तो कितना। पोजीशन स्टेटमेंट हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट लायबिलिटी पोजीशन, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी नेट वर्थ क्या है। अभी समझ आया कि एसेट लायबिलिटी का मीनिंग क्यों बताया था आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो पार्ट्स में बनती है। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है पोजीशन स्टेटमेंट। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होता है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इनकम स्टेटमेंट से आपकी फाइनेंशियल, इनकम स्टेटमेंट में एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं आते, तो उससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी नेटवर्थ नहीं पता चल सकती। कह रहे फिर नेटवर्थ पता करना है तो कह रहे उसके लिए आप अलग स्टेटमेंट बनाएंगे, पोजीशन स्टेटमेंट। उससे क्या पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो अगर आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है तो पोजीशन स्टेटमेंट देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा उसको कहते क्या। अगर आपको ये चेक करना है कि उस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आपको अपनी इनकम स्टेटमेंट्स चेक करनी है। इनकम स्टेटमेंट्स दो बनती हैं, इनकम स्टेटमेंट दो बनती हैं। एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, और एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको बस अभी नाम पता होने चाहिए। 11th का सबसे बड़ा चैप्टर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कम से कम 25 दिन चलता है। उसमें बताते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है। अभी आपको बस क्या पता होना चाहिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए, चेक करने के लिए क्या बनती है, बैलेंस शीट। तो व्हाट इज अ बैलेंस शीट, इट इज अ स्टेटमेंट which shows the financial position of the business entity. What is trading account, it shows the gross profit or loss. What is the P&L account, it shows the net profit or loss. I repeat, समराइजिंग में सबसे पहले आपने क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस। व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस, इट इज द समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। उसके बाद समराइजिंग में सेकंड स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट्स में क्या बनता है, एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट स्टेप होता है समराइजिंग का पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट का दूसरा नाम, पोजीशन स्टेटमेंट का दूसरा नाम बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट का दूसरा नाम बैलेंस शीट। समराइजिंग में सबसे पहले बना ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस शोज द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। कोई डाउट? ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सारी जो मेहनत करेंगे ना पूरी 11th में, इसी के लिए करेंगे, और ये पूरी जिंदगी भर काम आएगा कि आप कंपनी की या बिजनेस एंटिटी की, 11th में हम सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं। कैसे बनाना तो बहुत दूर की बात है, वो 17th चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। अभी हमें सिर्फ सुनना है कि उनको नाम क्या क्या दिया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो पार्ट्स में बनती है, एक होती है इनकम स्टेटमेंट और एक होती है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी। उसमें दो बुक्स बनती हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आपको बताता है ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है कि नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ। अभी आपको नहीं पता कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है, अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। जिस चीज की होगी मैं खुद बहुत डिटेल में बताऊंगा जब टाइम आएगा। पोजीशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी, आपके एसेट लायबिलिटी पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन की आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एसेट्स लायबिलिटीज पोजीशन कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपकी कितनी लायबिलिटीज है, आपकी नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ और प्रॉफिटेबिलिटी दो बहुत अलग चीजें होती हैं। आपकी नेटवर्थ आपकी टोटल वर्थ क्या है, हो सकता है आपने 50 सालों में कमाई हो, 10 साल में कमाई हो, 2 साल में कमाई हो, एज ऑन डेट आपकी नेटवर्थ क्या है। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, वो एक पीरियड की होती है कि अच्छा 21-22 में आपका प्रॉफिट कितना था, अच्छा 2021 में आपका प्रॉफिट कितना था। तो प्रॉफिटेबिलिटी एक साल की होती है, नेटवर्थ आज तक का अक्यूमुलेटेड रिजल्ट होता है। ओके, विदाउट, ठीक है। तो क्या कर रहे थे हम? कैरेक्टरिस्टिक्स में समराइजिंग। अब देखते हैं उन्होंने क्या बोला। वो तो ऐसे बात करते हैं जैसे आप बचपन से अकाउंट्स ही पढ़ रहे थे कि आपको पता ही तो होगा ये सब। Summarizing. This involves presenting the classified data in a manner which is understandable and useful. कह रहे आपने समराइज तो कर दिया, बट लेजर का बैंक क्या करेगा? उनको तो आपके प्रॉफिट से मतलब है, काफी लोग हैं उनको तो आपके एंड रिजल्ट से मतलब है, वो इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स का क्या करेंगे? This process leads to preparation of trial balance. सबसे पहले क्या होगा? preparation of trial balance from which क्या बनाया जाएगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कलेक्टिवली उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है कंपनीज के केस में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में। यहीं पे लिख देता हूं मैं। इनकम स्टेटमेंट दो पार्ट्स में बन रही है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। This is termed as statement of profit and loss in case of companies. Nature of business organization. Nature of business organization. different टाइप की business organizations होती हैं, different टाइप्स की। एक होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें सिंगल ओनर हो, एक अकेला ओनर है। सोल प्रोप्राइटर, सिंगल ओनर, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। एक होती है पार्टनरशिप, टू और मोर ओनर्स, और एक होती है कंपनी। तो कंपनी के केस में इनकम स्टेटमेंट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको बस ये रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, आपकी नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये तो बिजनेस स्टडीज का पोर्शन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों बताया? क्योंकि लिखा ना उन्होंने यहाँ पे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ कंपनीज, तो वो बस एक लाइन में लिख देते हैं कि बाकी तो आपको पता ही होगा। तो कैसे पता होगा? आप पहली बार पढ़ रहे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में, कंपनीज के केस में बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पर्पस क्या है? टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी। लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का पर्पस क्या बताया आपको? फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट लायबिलिटी पोजीशन। द अबव स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो मैं हाथ से लिख रहा हूं, ये प्लीज आप नीटली रजिस्टर में कॉपी करेंगे। जितना भी मैं लिख रहा हूं, आपने जब मैं बोल रहा हूं तो कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनने पे ध्यान देना है, क्योंकि ये स्लाइड तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप आराम से अपनी पेज पे बाद में कॉपी करना। अभी सिर्फ सुनने पे ध्यान देना है, समझने पे ध्यान देना है, साथ साथ कॉपी नहीं करना है। कमिंग बैक टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, रिकॉर्डिंग जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में हो गई, क्लासिफिकेशन लेजर में हो गई, उसके बाद क्या हो गया? समराइजिंग। समराइजिंग में सबसे पहले बना ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बनी इनकम स्टेटमेंट जिसमें बनता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट में बनती है बैलेंस शीट विच इज द पोजीशन स्टेटमेंट। हो गई समराइज। आगे आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
अब एनालाइज करो कैसा रहा आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्या आपने अप टू स्टैंडर्ड काम करा कि नहीं करा, क्या आपने सोचा था क्या एक्चुअली अचीव करा, क्या आप अपने टारगेट्स अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस ऑब्वियसली कब हो पाए, एनालाइज कर रहे हैं हम सिचुएशन को, होने के बाद ही तो कर सकते हो ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होने के बाद क्या होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। Analysis and interpretation of the financial data are carried out so that the users of financial data can make meaningful judgment. क्या रहा हमारी परफॉर्मेंस, क्या इस कंपनी में हमें एज एन इन्वेस्टर और इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेनी चाहिए। एज एन ओनर कैसी रही परफॉर्मेंस, क्या इस बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए, या कुछ ब्रांचेस हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनको बंद कर देना चाहिए। तो यू कैन मेक मीनिंगफुल जजमेंट by analyzing your financial statements. Analyzing करने के बाद ही आप रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। मीनिंगफुल जजमेंट अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। वो टर्म्स तो ऐसे लिख देते हैं जैसे कि मतलब बचपन से आप, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन दो बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, बट हमने यहाँ पे अभी स्टडी करा प्रॉफिटेबिलिटी ये बताते हैं कि इस साल का प्रॉफिट और लॉस क्या था, फाइनेंशियल पोजीशन ये बताती है एसेट लायबिलिटी पोजीशन क्या है, दो अलग चीजें होती। लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। कम्युनिकेशन, किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिफरेंट यूजर्स। यूजर्स इंटरनल भी हो सकते हैं, यूजर्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ओनर तक, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ओनर को देगा ना, कम्युनिकेट कर रहा है कि भाई साहब ये हुआ आपके कंपनी के साथ। इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स गवर्नमेंट हो गई, बैंक हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। फाइनली लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स communicating the financial information, that is the financial statements, to its users. The accounting information should be provided in time to the users so that appropriate decisions may be taken at the appropriate time. Repeat out. तो चलो एक बारी जल्दी से दोबारा रिवाइज करते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस।